हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस न्यू चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। ये इसका मतलब हुआ केमिकल का मूवमेंट। बट हाउ इज इट पॉसिबल? एक केमिकल कैसे मूव कर सकता है? तो यहाँ पे इस बात का मतलब है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम रिएक्टेंट्स को एक रिएक्शन वेसल में लेते हैं और उनकी अमाउंट धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होती है। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए जो 3 सेक्शंस हैं उनको हमने नाम दिया है ABC, और आज की ये वीडियो हमारी सेक्शन A से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं। जो हमारी सेकंड वीडियो होगी दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन B, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कार्बन डेटिंग एंड ज्योग्राफिकल डेटिंग। एंड लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन C, जिसमें हम सीखेंगे अबाउट द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, जो कि हम पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि हमने बताया कि केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। कोई भी रिएक्शन किस तरह से आगे मूव करती है, इसका मतलब रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ये रेट हम कैसे निकालेंगे। तो रेट निकालने का फॉर्मूला है, इसे समझते हैं। रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, A से हमें B मिल रहा है। शुरू में A की कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर। 10 सेकेंड्स बीत जाते हैं और अब कंसंट्रेशन रह जाती है ओनली 0.3 मोलर। हमें इसका रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालेंगे? तो रेट का फॉर्मूला अभी हमने सीखा, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय टाइम या चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, दैट इज 0.5 मोलर माइनस 0.3 मोलर डिवाइड बाय टाइम टेकिंग, दैट इज 10 सेकेंड्स। इसका मतलब हो जाता है 0.2 मोलर डिवाइड बाय 10। सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 0.02 मोलर पर सेकेंड। तो यहां से हमें पता लगता है कि यूनिट ऑफ रेट कितनी आती है। यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और वी कैन से दैट मोलर पर सेकेंड। अगर टाइम हमें दिया है मिनट्स में तो हम बोलेंगे मोल्स पर लीटर पर मिनट, और वी कैन से दैट मोलर पर मिनट। अगर हमें टाइम दिया है आवर्स में तो हम बोलेंगे मोल्स पर लीटर पर आवर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं मोलर पर आवर। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो इसके मेनली 2 टाइप्स हो जाते हैं। सबसे पहला टाइप जिसकी हम बात करते हैं वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा टाइप होता है दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, किसी इंस्टेंट पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको हम डिनोट करते हैं आर इंस्टेंटेनियस से, दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन दैट डिवाइड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। लेट्स से अभी जो हमने एग्जांपल लिया कि रिएक्शन की स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है और 10 सेकंड बाद कंसंट्रेशन हो जाती है 0.3 मोलर। तो क्वेश्चन बनता है कि एग्जैक्ट 6 सेकंड पे कितनी कंसंट्रेशन थी। जब हम किसी इंस्टेंट पे हम निकालते हैं रेट तो इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट हो जाती है सेम यूनिट, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर हम एवरेज की बात करें तो इसका मतलब है टोटल चेंज, जितना भी चेंज आया है कंसंट्रेशन में डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इससे मतलब नहीं है कि बीच में रिएक्शन का रेट स्लो हुआ या फिर इंक्रीज हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। टोटल मतलब है कि कितना चेंज आया कंसंट्रेशन के अंदर डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट आती है दैट इज सेम, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड।
अब एक ऐसी ट्रिक बनाते हैं जिससे हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रेट को आपस में रिलेट कर पाए। तो ये हमारे पास एक नोट है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। हमारे पास एक रिएक्शन है A टाइम्स ऑफ A प्लस B टाइम्स ऑफ B gives C टाइम्स ऑफ C प्लस D टाइम्स ऑफ D। सो रेट कैसे निकाला जाएगा? सो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है रेट इक्वल्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अभी हमने यही सीखा है, लेकिन ये जो रेट आ रहा है ये A मोल्स के लिए है। तो A मोल्स के लिए रेट आया है दैट इज dA अपॉन dt। अगर हमें 1 मोल के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt का 1 अपॉन A टाइम्स। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया हमने। तो A मोल्स के लिए रेट है dA बाय dt, तो 1 मोल के लिए होगा ये 1 अपॉन A टाइम्स। सिमिलरली B के रिस्पेक्ट में सोचते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय चेंज इन टाइम 1 मोल के लिए हो जाता है 1 अपॉन B। दोनों रेट 1 मोल के लिए निकाले गए हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। इसी तरह से अब C के रिस्पेक्ट में सोचते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय चेंज इन टाइम 1 मोल के लिए वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन C, ये भी इक्वल आएगी। सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय चेंज इन टाइम 1 मोल के लिए वैल्यू 1 अपॉन D हो जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है। तो इसलिए हम रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन लगा रहे हैं। ये माइनस साइन बता रहा है कि हमेशा जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। हम प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन लगाते हैं, ये बताता है कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमेशा उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ पेट्रोल। आप जो अपनी कार में पेट्रोल फिल कराते हैं तो पेट्रोल की रीडिंग धीरे 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 कम होती जा रही है, यानी कि वो फुल से एम्प्टी की ओर प्रेडिक्ट कर रहा है, और जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं वो बाहर निकलती जा रही हैं, यानी कि उनका जो फॉर्मेशन है वो बढ़ता जा रहा है और पेट्रोल जो है उसकी अमाउंट धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी तरह से किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट खर्च होता जाएगा, यूटिलाइज होता जाएगा रिएक्शन में, दैट्स वाई उसे नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है वो बनता जाएगा और इसीलिए हम उसे प्लस साइन से डिनोट कर रहे हैं। हमारे पास एग्जांपल है, we have N2 plus 3 times of H2 gives 2 times of ammonia। तो यहाँ पे रेट कैसे निकालेंगे? तो रेट का फॉर्मूला बन जाता है that is change in concentration of N2 divided by change in time, change in concentration of H2 divided by change in time, change in concentration of ammonia divided by change in time। This is 1 upon 1, this is 1 upon 3, this is 1 upon 2। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही है, यहाँ पे प्लस साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ N2O5 gives 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस O2। अब इसका रेट कैसे लगाएं? इसका रेट हम कैसे निकालेंगे? दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। This is 1 upon 2, this is 1 upon 4, this is 1 upon 1। रिएक्टेंट की अमाउंट हमेशा कम होती है इसलिए माइनस से दिखाएंगे, प्रोडक्ट की अमाउंट हमेशा बढ़ती है, दैट्स व्हाई इसे प्लस से डिनोट करते हैं। अब इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इस बात को समझते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी है दैट इज 2A gives प्रोडक्ट्स, और हमें बताया गया है द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल्स पर लीटर टू 0.4 मोल्स पर लीटर। तो पहले हम एक्सप्रेशन बनाते हैं जो अभी हमने सीखी है। इसका मतलब रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय चेंज इन टाइम 1 upon 2 टाइम्स
ये हमारे पास होगा नेगेटिव, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल रहे हैं और रिएक्टेंट की अमाउंट हमेशा डिक्रीज होती है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो रेट को हम कैसे निकालेंगे? दैट इज माइनस हाफ टाइम्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का चेंज कैसे निकालते हैं? इसका मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन हमारे पास है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट ये वैल्यू सेकंड्स में हो जाती है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आंसर आएगा प्लस में, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाता है प्लस, और ये आंसर हो जाता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने सीखा कि कैसे एप्लीकेशन होता है। अब इस पे एक और न्यूमेरिकल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि the decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33. तो हमें initial concentration बताइए। Initial concentration of N2O5, तो ये वैल्यू हमें बताई गई है, that is 2.33 मोलर। उसके बाद कहते हैं इट इज रिड्यूस टू, इसका मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन बताइए, और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हमें बताइए, दैट इज 2.08 मोलर। ये वैल्यू है हमारे पास है फाइनल और ये वैल्यू है इनिशियल। हमें टाइम बताया गया है और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 184 मिनट्स। इसके बाद हमें एक इक्वेशन बना के दी है, इक्वेशन बना लेते हैं, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ N2O5 गिव्स 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस O2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है उस पर लगाइए। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ D N2O5 डिवाइड बाय dt which is equal to 1/4 times of D NO2 divide by dt. Similarly 1/1 times of DO2 divide by dt. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है, दैट्स वाई माइनस, एंड प्रोडक्ट जो होते हैं उनके आगे हम प्लस लगाएंगे। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो 3 तरह से आंसर बताना है। सबसे पहले हम आवर्स के रिस्पेक्ट में आंसर निकाल रहे हैं। सो रेट हम कैसे निकालेंगे? तो रेट का फॉर्मूला हो जाता है माइनस ऑफ 1/2 D N2O5 डिवाइड बाय dt। इसका मतलब माइनस 1/2 कंसंट्रेशन का चेंज बताएंगे, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन 2.08 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 2.33 डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन था 184 मिनट्स। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करिए, इसका मतलब हम डिवाइड बाय 60 करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके बन जाएगा पॉजिटिव, और आंसर होगा इतना मोल्स पर लीटर पर आवर। अब इसी तरह से हमसे कहा गया है कि इसे आप मोल्स पर लीटर पर मिनट में निकालिए। तो अब कैसे निकालेंगे? तो रेट का फॉर्मूला हो जाता है दैट इज हाफ टाइम्स ऑफ D N2O5 डिवाइड बाय dt, नेगेटिव साइन लगाएंगे, दैट इज हाफ टाइम्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं 2.08 माइनस 2.33 डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो टाइम इस बार मिनट में ही बोला है, दैट इज 184 हम रखेंगे मिनट्स में। सिंप्लीफाई करके वैल्यू प्लस हो जाएगी दिस मच, और यूनिट हमारे पास आ जाती है मोल्स पर लीटर पर मिनट। अब इसी तरह आपसे कहा गया है कि आपको रेट निकालना है सेकंड्स में, यानी कि मोल्स पर लीटर पर सेकंड्स में हमें रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला हो जाता है माइनस हाफ टाइम्स ऑफ D N2O5 डिवाइड बाय dt, दैट इज माइनस हाफ टाइम्स ऑफ 2.08 माइनस 2.33 डिवाइड बाय टाइम रखना है 184 इंटू 60, हमने मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से वैल्यू माइनस माइनस हो जाता है प्लस, दिस मच मोल्स पर लीटर पर सेकेंड।
तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था और क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे 3 यूनिट्स मांगी गई थी। 3 तरह से रेट को निकालना था, मोल्स पर लीटर पर आवर में, मोल्स पर लीटर पर मिनट में एंड मोल्स पर लीटर पर सेकंड्स में। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपको NO2 का भी रेट निकालना है। अब यहाँ यूनिट तो नहीं बताई है कि कौन सी यूनिट में निकालना है, मोल्स पर लीटर पर आवर में निकालना है या पर मिनट में निकालना है या पर सेकंड में निकालना है। तो मैं जनरलाइज यूनिट लेके चलूंगा, दैट इज मोल्स पर लीटर पर सेकंड, जो हमेशा हम बोलते हैं कि यही हम जनरलाइज यूनिट मानते हैं। तो इसी टर्म्स में हम इस रेट को फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए आपको इन दोनों को इक्वेट करना होगा। एक तरफ हमारे पास ये वैल्यू है, दूसरी तरफ हमारे पास ये वैल्यू है, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने पर क्या हो जाता है, दैट इज -½ टाइम्स ऑफ dN2O5 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ dNO2 डिवाइड बाय dt। ये हमसे कहा जा रहा है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपको dNO2 डिवाइड बाय dt को फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाता है -4/2 टाइम्स ऑफ dN2O5 डिवाइड बाय dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका मतलब ये हो जाता है -2 टाइम्स ऑफ dN2O5 डिवाइड बाय dt, दैट इज -2 टाइम्स ऑफ, वैल्यू को रख देते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की सेकंड्स, हम उसे रख रहे हैं इनटू 60। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा ये, एंड आंसर आएगा दिस मच मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम गिवन डाटा से रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, और अगर हम कंसंट्रेशन को कम रखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम रहेगा। इसी का उल्टा बोल देते हैं हम, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता है। सेकेंड फैक्टर की हम बात करते हैं, और जो सेकेंड फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। ये आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल इधर से उधर भागते हैं और उनकी कोलिजन्स भी ज़्यादा होती हैं, और जब कोलिजन ज़्यादा होती हैं तो उनके बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट्स जल्दी बनते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। ये देखा जाता है कि अगर शुरू में हमारे पास टेम्परेचर है लेट्स से T डिग्री सेंटीग्रेड, हम मान लेते हैं ये इनिशियल टेम्परेचर है, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है ओनली R। अब हमने टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज कर दिया, हमने T में 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ऐड कर दिया, तो जो नया रेट आता है वो पुराने रेट का डबल हो जाता है। न्यू रेट विल बी ट्वाइस ऑफ द इनिशियल रेट। ऐसा क्यों होता है ये आप चैप्टर के सेक्शन C में पढ़ेंगे। इसके ऊपर पूरा एक डेरिवेशन है जहाँ पे आप सीखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल रेट फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर की हम बात करते हैं, जो तीसरा फैक्टर हमारे पास है वो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो फर्स्ट 2 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं होती। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कम है या ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, बल्कि वो डिपेंडेंट होती है सनलाइट की इंटेंसिटी पर। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन है H2 + Cl2, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl, और रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करती है सनलाइट। तो ऐसी रिएक्शंस जो सनलाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट होती हैं इन्हें बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस होती हैं
ये रिएक्टेंट की अमाउंट को कम या ज्यादा करने से इन रिएक्शन की स्पीड चेंज नहीं होती, और ना ही टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से रिएक्शन की स्पीड में कोई फर्क आता। ओनली सनलाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने से ये रिएक्शन इफेक्ट हो जाती है, और ऐसे रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जो हमारा फोर्थ फैक्टर आता है, इसका नाम है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आपने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है। एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है विदाउट इट्स सेल्फ कंजप्शन। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया, और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है आयरन। तो अगर हम आयरन यहाँ पे रखते हैं तो उससे रिएक्शन की स्पीड और बढ़ जाती है और हमें अमोनिया बहुत फास्ट मिलता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट इट्स सेल्फ कंजप्शन, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है और ये लास्ट फैक्टर जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इसी पे हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट? इसका मतलब है कि पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, स्मॉलर द पार्टिकल साइज, ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया फॉर अ गिवन मास, फास्टर विल बी द रिएक्शन। इस बात का मतलब हुआ कि पार्टिकल साइज जितना छोटा होता है उस सभी पार्टिकल्स का जो टोटल सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है, और इसीलिए रिएक्शन फास्टर हो जाती है। चलो एक तरफ हम बात करते हैं, इसको समझने के लिए एग्जांपल है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं लॉग ऑफ वुड की, इसको हम जलाते हैं। ये हमारे पास लॉग ऑफ वुड है, हम यहाँ से इसे जलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला सरफेस एरिया इसका जलेगा, फिर उसके बाद ये सरफेस एरिया जलेगा, फिर ये जलेगा, और धीरे 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 जो फायर है वो एक एंड से दूसरे एंड तक आएगी। अब इसको कंपेयर करिए आप पल्वराइज्ड वुड से। तो पल्वराइज्ड वुड का मतलब हो जाता है कि वुड के छोटे छोटे पीसेस हैं। लेट्स से मैं इसका वेट डिसाइड कर देता हूँ, इसका वेट है 20 kg, और अब मैंने 20 kg के ही छोटे छोटे वुडन पीसेस रख लिए हैं, इनका वेट भी 20 kg है। अब जब मैं इसे जलाना स्टार्ट करूंगा तो ये बहुत जल्दी जलकर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्या स्टेटमेंट हमने पढ़ा अभी, जब पार्टिकल साइज छोटा होता है तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फॉर अ गिवन मास इंक्रीज हो जाता है। अगर हम पल्वराइज्ड वुड के सभी पार्टिकल्स का सरफेस एरिया का टोटल सम निकालें और लॉग ऑफ वुड का सरफेस एरिया निकालें तो हमें पल्वराइज्ड वुड का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, और इसलिए फास्टर विल बी द रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें पल्वराइज्ड वुड में फास्टर रहेगा, लॉग ऑफ वुड में स्लोअर रहेगा। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास इस बार है एक पीस ऑफ कोल, ये हमने एक कोल पीस लिया है। चलो इसका मास सोच लेते हैं, मास मेरे पास 10 ग्राम्स है। दूसरी साइड भी मेरे पास पीस ऑफ कोल है और मैंने इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये मेरे पास पाउडर है कोल का, और इसका मास भी 10 ग्राम्स है। दोनों तरफ मैंने इसे फायर कर दिया है। अब बर्न कर रहे हैं, एक तरफ पीस ऑफ कोल बर्न हो रहा है, दूसरी तरफ कोल पाउडर बर्न हो रहा है। जो कोल पाउडर है वो जल्दी जलकर खत्म हो जाएगा, और जो कोल पीस है वो स्लोली स्लोली एंड की ओर जाएगा। इसका मतलब हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, और इसका नाम है रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है A टाइम्स ऑफ A प्लस B टाइम्स ऑफ B गिव्स C टाइम्स ऑफ C प्लस D टाइम्स ऑफ D। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालेंगे इसे समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant each raised to the power of their respective orders। ऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑर्डर वो पावर होती है जो कंसंट्रेशन के ऊपर लगाई जाती है जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इसका हम सिंबल्स में लिख रहे हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा।
ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं, इन्हीं को आगे हम समझेंगे। R इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A की पावर अल्फा B की पावर बीटा। ये हमारे पास एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है वेयर सारी बातों का मीनिंग, R का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, R stands for rate of reaction, A stands for molar concentration of A, हमें मोलारिटी में रखनी होगी इस वैल्यू को, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अल्फा का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अल्फा स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, while beta stands for order of reaction with respect to B। अगर हम अल्फा और बीटा दोनों का सम कर देते हैं तो ये वैल्यू n आती है और इसी को बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ हमने दो बातें न्यू इंट्रोड्यूस करी हैं, एक ऑर्डर और दूसरा रेट कांस्टेंट। तो पहले हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं, ये क्या होता है। तो हमारे पास है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट कांस्टेंट। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी ये बात बताई थी कि जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो उसका तरीका है कि जो भी उसके साथ प्रोडक्ट में टर्म्स हैं उन सबको 1 कर दीजिए। तो मेरे पास एक्सप्रेशन है अभी R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा। अब सोचिए कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ A मेरे पास है 1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ B की वैल्यू है 1 मोलर, तो R की वैल्यू क्या हो जाती है, K इंटू 1 की पावर अल्फा 1 की पावर बीटा। 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही रहेगी, इसका मतलब R इज इक्वल टू K। और यहीं से हमारे पास डेफिनेशन बनी, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, और वी कैन से दैट rate constant is the rate of a reaction when the concentration of each reactant is 1 molar. That's why हम rate of reaction को एक और नाम से बुलाते हैं, that is specific reaction rate। याद रखिए इसका एक और नाम होता है specific reaction rate, क्योंकि हम 1 मोलर कंसंट्रेशन पर इसे डिफाइन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि इस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, इसको समझेंगे। हमारे पास है R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर अल्फा B की पावर बीटा। सो K का मतलब हो जाता है दैट इज R डिवाइडेड बाय A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा। इट मींस यूनिट ऑफ K is equal to R की यूनिट, that is moles per liter per second, divide by concentration of A की यूनिट, moles per liter की पावर अल्फा, moles per liter की पावर बीटा। इसका मतलब हो गया moles per liter की पावर 1 minus alpha minus beta, second inverse। We can say that moles पर लीटर की पावर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, सेकंड इनवर्स, दैट इज मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा को n कहते हैं, सेकंड इनवर्स। और वी कैन से दैट मोल्स की पावर 1 माइनस n लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकालने का एक फॉर्मूला आ जाता है। इसका मतलब हो गया कि जितनी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस n की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे। अगर n 0 हो जाता है तो यूनिट ऑफ K कितनी मिलेगी, दैट इज मोल्स की पावर 1 माइनस 0 लीटर की पावर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इट मीन्स K इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकेंड।
जितनी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो k का फॉर्मूला बन जाता है मोल्स की पावर 1 माइनस 1 लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। सो k इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, और वी कैन से दैट मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, ईयर इनवर्स, जो भी टाइम की यूनिट है उसका इनवर्स अगर होता है तो ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है। इसी को आगे समझते हैं। लेट्स से हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू 2 हो जाती है, k का फॉर्मूला बन जाता है दैट इज मोल्स की पावर 1 माइनस n दैट इज 1 माइनस 2 लीटर की पावर n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। सो k इज इक्वल टू मोल्स की पावर माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स, और वी कैन राइट इट एज लीटर पर मोल पर सेकेंड। इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के k की यूनिट निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू को हम 3 लेंगे, यूनिट ऑफ k हो जाती है मोल्स की पावर 1 माइनस 3 लीटर की पावर 3 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब हुआ मोल्स की पावर माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, या हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू लीटर स्क्वायर मोल्स की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। इसी तरह हमारे पास n हाफ भी हो सकता है, तो अगर हमें हाफ ऑर्डर रिएक्शन दिया है तो n की वैल्यू को हम हाफ प्लेस कर देते हैं, k का फॉर्मूला बन जाता है मोल्स की पावर 1 माइनस हाफ लीटर की पावर हाफ माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इट मीन्स मोल्स की पावर हाफ लीटर की पावर माइनस हाफ सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास हाफ ऑर्डर रिएक्शंस का किया जाता है। तो याद रखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको समझते हैं। जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो फॉर्मूला हमने सीखा है R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स which are raised to the concentration terms of reactant in rate law expression is known as order of reaction। तो ये बस एक नंबर है जो कंसंट्रेशन की पावर की फॉर्म में लगाया जाता है जिससे रेट को हम निकालते हैं इन रेट लॉ एक्सप्रेशन में। ये जो नंबर होता है ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा से कैलकुलेट होता है। ये नंबर 0 भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे निकालते हैं ये हम आगे न्यूमेरिकल्स में सीखने वाले हैं। कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि हमारे पास एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ HCl। तो रेट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 पावर 0 पावर 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट की पावर अल्फा सेकंड रिएक्टेंट की पावर बीटा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन है और फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसका मतलब फॉर्मूला बना रेट इज इक्वल टू K, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर दैट इज 0। ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है उन्हें हम 0 ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है O2F2 गिव्स O2 प्लस F2, और जब हम इसका रेट निकालते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2F2 की पावर 1।
ये जो पावर 1 है ये कभी भी इस नंबर को देख के नहीं लगाई जाती है, ये वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा से कैलकुलेट होती है। जैसे कि हमारे पास है ट्वाइस ऑफ N2O5 गिव्स 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस O2। यहाँ पे है रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1। याद रखिए ये जो हम ऑर्डर लिखते हैं ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर नहीं लिखा जाता, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही निकाला जाता है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है और जिसमें हमें इक्वेशन दी गई है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B गिव्स C प्लस D। अगर इसमें हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाते हैं तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एक्सपेरिमेंट। हमें इन सब के रेट की वैल्यू बताई गई है, तो इसका मतलब हम 4 इक्वेशंस बना सकते हैं। चलो इसको लगाते हैं। तो रेट हमें दिया है दैट इज 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज 0.1 की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B 0.1 की पावर बीटा। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनाते हैं हम। इसका मतलब हुआ 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू K इंटू 0.3 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब थर्ड इक्वेशन सोचते हैं दैट इज 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू K इंटू 0.3 की पावर अल्फा एंड 0.4 की पावर बीटा। ये थर्ड इक्वेशन है। इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन हम सोचेंगे दैट इज 2.40 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू K इंटू 0.4 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर बीटा। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशन में आप कंपैरिजन करिए और देखिए कि इन चारों में से किसका अल्फा या बीटा का बेस सेम आ रहा है। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं और इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं तो बीटा का बेस है 0.1 और यहाँ भी बीटा का बेस है 0.1। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर देते हैं। चलो देखते हैं डिवाइड करने पर क्या चेंज आएगा। 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.40 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू K इंटू 0.1 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर बीटा डिवाइड बाय K इंटू 0.4 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर बीटा। दोनों वैल्यू कट जाती हैं, K से K वैल्यू कट जाती है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1/4 इज इक्वल टू 1/4 की पावर अल्फा। हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/4 की पावर अल्फा। इसका मतलब हुआ ऑन कंपेयरिंग, जब पावर्स को पावर से हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होते हैं जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकालते हैं। तो यहाँ से हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकाला कि अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। ऑल्दो जो A का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है, लेकिन जो इसका ऑर्डर है वो 1 है, क्योंकि ऑर्डर कभी भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखकर नहीं बताया जाता। इसी तरह से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे। वैल्यू लिखते हैं दैट इज 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू K इंटू 0.3 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा डिवाइड बाय 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू K इंटू 0.3 की पावर अल्फा, 0.4 की पावर बीटा। जब दो वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो K से K कैंसिल आउट हो जाता है, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, सिंप्लीफाई करने पर ये आता है 1/4
इज इक्वल टू 2/4 की पावर बीटा, और सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर बीटा. ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू 2. तो हमने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया. अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 0.1 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर बीटा. तो इसका मतलब हो गया 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 0.1 की पावर 1. बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2, दैट इज 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 10⁻³. तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू 6 आ जाती है. तो फाइनली रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनी? तो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाती है रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 2, वेयर k की वैल्यू हमारे पास आती है 6. यूनिट बताएंगे, यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर 3 है और थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट हमने सीखी थी लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 सेकेंड इनवर्स. तो ये हो गया इसका आंसर, जिसमें आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाली है, साथ में k की वैल्यू निकाली है, विद यूनिट आपने बताया है. अब इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब ही होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो जब हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाते हैं तो ये वैल्यू आती है रेट इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 1, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर इन ए है, एंड b की पावर 2. ये हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट देखते हैं. हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स. तो हमने इस बार क्या कर दिया है, जो कंसंट्रेशन ऑफ B है इसको हमने चेंज करके 3 टाइम्स ऑफ B कर दिया है, कंसंट्रेशन को थ्राइस कर दिया है. तो जो नया रेट होगा उसे हम रेट डैश बोल रहे हैं, दैट इज k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, नो चेंज, लेकिन B में चेंज आ गया है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ B हो गया इसका स्क्वायर. इसका मतलब हो जाता है दैट इज k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 टाइम्स ऑफ B का स्क्वायर. हम 9 को आगे लिख देते हैं, 9 टाइम्स ऑफ k इंटू A की पावर 1 इंटू B का स्क्वायर, दैट इज 9 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेट. तो हमें कंक्लूजन देना होगा रेट बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट. अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे. क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड. हमने दोनों को डबल कर दिया. तो अब कैसे सोचेंगे इसे? तो इस बार हम मान लेते हैं रेट डबल डैश इज इक्वल टू k इंटू हमने A को कर दिया ट्वाइस ऑफ A की पावर 1, B को भी कर दिया है ट्वाइस ऑफ B की पावर 1. इसका मतलब 2 आगे निकाल लेते हैं, k इंटू 2 इंटू A की पावर 1. ये वैल्यू हमारे पास 2 है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ B की पावर 2. इसका मतलब 4 2s आर 8 टाइम्स ऑफ k इंटू A की पावर 1, B की पावर 2. इसका मतलब 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट. तो लिखना पड़ेगा रेट बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट. चलिए इस पे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करते हैं. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच हैज द रेट एक्सप्रेशन. हमारे पास फर्स्ट पार्ट है रेट इज इक्वल टू k इंटू A की पावर हाफ एंड B की पावर 3/2, और कहते हैं ऑर्डर बताइए. ऑर्डर निकालना भी हमने सीखा था, दैट इज जो भी पावर्स होती हैं उनका सम कर दीजिए. इसका मतलब 4/2, दैट इज 2. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं. हमारे पास है रेट इज इक्वल टू k इंटू A की पावर 3/2 एंड B की पावर -1. तो इसका मतलब हो जाता है ऑर्डर इज इक्वल टू
सम ऑफ द पावर्स 3/2 प्लस -1, इसका मतलब 3/2 -1 दैट इज 1/2। तो इस तरह हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरह एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताई है 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। हमें इस वैल्यू का कोई काम नहीं है, सिर्फ यूनिट को देखिए। ये यूनिट हमने अभी पढ़ी है और हमने हमारे पास फॉर्मूला होता है लीटर की पावर n-1 मोल की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो मोल की पावर को इस पावर से कंपेयर करिए, 1 - n इज इक्वल टू -1, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2। तो हम कहेंगे इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। इसी तरह सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है k इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है मोल्स की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे मोल की पावर अगर यूनिट हमारे पास है सेकेंड इनवर्स, तो इसका मतलब मोल की पावर है 0, लीटर की पावर है 0 सेकेंड इनवर्स। मोल की पावर को कंपेयर करा तो 1 - n इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब n की वैल्यू हो जाती है 1। आप चाहे तो लीटर की पावर को कंपेयर कर सकते हैं। n-1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब n की वैल्यू हो जाती है 1। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। ऐसे क्वेश्चन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कहते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट सिर्फ यूनिट को देखकर या ऑर्डर का सम करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन की। मॉलिक्युलैरिटी का मतलब क्या होता है, इसे समझते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होती हैं। कुछ कोलिजन्स ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन रिएक्टेंट का बॉन्ड नहीं टूटता। ऐसी कोलिजन्स को हम बोलते हैं नॉन अफेक्टिव कोलिजन्स, क्योंकि इन कोलिजन से प्रोडक्ट के लिए कुछ भी इनिशिएट नहीं हुआ। लेकिन वो कोलिजन्स जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं और उनके बॉन्ड भी टूट जाते हैं और प्रोडक्ट बनने में इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। ऐसी कोलिजन्स जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने पर इंटरमीडिएट बनाते हैं, ना तो वो अब रिएक्टेंट है ना ही वो प्रोडक्ट है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इन बिटवीन फॉर्म है। इस तरह की कोलिजन्स को बोलते हैं अफेक्टिव कोलिजन्स। जितने मॉलिक्यूल्स में अफेक्टिव कोलिजन्स होती है, इस नंबर को बोलते हैं मॉलिक्युलैरिटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे? मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स or ions that undergo affective collision on an account of a chemical reaction। जैसे एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है O2F2 gives O2 plus F2। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और यस यही इसकी मॉलिक्युलैरिटी है। याद रखिए मॉलिक्युलैरिटी को हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखकर बता सकते हैं। ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलैरिटी 1 होती है इन्हें हम यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस कहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है H2 plus I2 gives 2 times of HI। यहां पे हम मॉलिक्युलैरिटी निकालेंगे तो 1 मॉलिक्यूल H2 का है, 1 मॉलिक्यूल I2 का है, तो 1 + 1 मॉलिक्युलैरिटी इज 2। जिनकी मॉलिक्युलैरिटी 2 होती है इन्हें हम बाय मॉलिक्युलर रिएक्शंस कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है ट्वाइस ऑफ NO plus O2 gives 2 times of NO2। इस रिएक्शन के अंदर हम मॉलिक्युलैरिटी निकालते हैं
तो हम देखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स NO के हैं, 1 मॉलिक्यूल O2 का है, 2 + 1 दैट इज 3। तो यहाँ पे ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी 3 होती है इन्हें ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के नाम से बुलाया जाता है। मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्युलरिटी 0 है, इट इज नॉट पॉसिबल। मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं कर सकते। मॉलिक्युलरिटी कभी भी एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन ये तीनों चीजें ऑर्डर में पॉसिबल है। तो अब हम बात करते हैं कि एक तरफ हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड दूसरी साइड हम डिस्कशन कर रहे हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहला डिफरेंस का पॉइंट ये बनता है कि ऑर्डर की वैल्यू हम 0 लेते हैं, लेकिन मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। सेकंड डिफरेंस, हमने पढ़ा है कि ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव नंबर पॉसिबल है एज वेल एज पॉजिटिव नंबर भी पॉसिबल है, लेकिन जब हम मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, ऑल्दो हमेशा ये पॉजिटिव नंबर ही होती है। इसी तरह तीसरा डिफरेंस हम सोचते हैं कि ऑर्डर की वैल्यू एक फ्रैक्शनल नंबर आ सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नंबर में नहीं आ सकती। फोर्थ डिफरेंस, ऑर्डर को आप रिएक्शन देख के नहीं डिटरमाइन करते, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है उससे आप ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन मॉलिक्युलरिटी अभी हमने देखा रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी इज द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये वैल्यू हम इजीली रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। ये सम होती है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का और इसीलिए इसे इजीली हम निकाल सकते हैं। याद रखिए मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा मिले। अगर एक मॉलिक्यूल पर 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन करेंगे तो उस मॉलिक्यूल का किसी के साथ भी अफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। सो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। अगर कभी ऐसा होता है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम 3 से ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है, और ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन भी 2 तरह की बन गई, एक होती हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में हो जाती हैं, दूसरी होती हैं ऐसी रिएक्शंस जो मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं, इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड फॉर elementary reactions only. It has no meaning for a complex reaction. However, if we have to determine the molecularity of a complex reaction, then first we have to write its mechanism. So what is the meaning of mechanism of reaction? जब भी हम किसी रिएक्शन के लिए वेरियस स्टेप्स को लिखते हैं तो इन वेरियस स्टेप्स को मैकेनिज्म के नाम से बुलाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2 टाइम्स ऑफ N2O5 gives 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस O2। इसका मैकेनिज्म हो जाता है स्टेप नंबर 1, सबसे पहले N2O5 डिसोसिएट होता है, बनाता है NO2 एंड NO3। अब स्टेप नंबर 2, ये जो NO3 बना है ये जुड़ता है N2O5 के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ, बनाता है 3 टाइम्स ऑफ NO2 एंड O2। जो सेकेंड स्टेप है ये फास्ट है, और जो फर्स्ट स्टेप है इसमें N2O5 का स्लोली बॉन्ड टूट रहा है और NO2 एंड NO3 बन रहा है, तो ये एक स्लो स्टेप है। जितने भी स्लो स्टेप्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसकी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है इसी नंबर को बोलते हैं
मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, और स्टेप्स लिखने पर जो स्लो स्टेप का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बनता है इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या सीखा हमने? मैकेनिज्म का मतलब क्या है? जब भी हम किसी रिएक्शन के वेरियस स्टेप्स लिखते हैं इनको हम मैकेनिज्म कहते हैं, और इन सभी स्टेप्स में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। And the stoichiometric coefficient of reactant of this rate determining step is considered as the molecularity of reaction, and it is also considered as the order of reaction। तो इस वाले क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि इसकी मॉलिक्युलरिटी हमारे पास 1 हो गई, और इसी क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं तो इसका ऑर्डर भी 1 हो गया। तो ये था सेक्शन ए का एंड। आई होप आपको ये पूरा सेक्शन ए समझ में आया होगा। इसके न्यूमेरिकल्स आपको मैंने दिए हैं, इनको प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। थैंक यू।